कार्तिक की कितनी रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी है कि ये टीम इंडिया में आ सकता है? जी मेरे हिसाब से जीरो। कुछ खबरें ये भी आई थी कि राहुल को मना किया गया कि शुरुआत में आप विकेट कीपिंग नहीं करनी है, एमसीए से शायद मना किया, लेकिन वो विकेट कीपिंग कर रहे हैं। और आप जो केएल राहुल के सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, केएल राहुल के बारे में मैं कई बार कह चुका हूँ, फिर वही बात दोहराऊंगा। केएल राहुल में एक अद्भुत प्रतिभा है, वो अद्भुत प्रतिभा के धनी है। उनका सिलेक्शन किसी भी तरीके से हो सकता है। उस समय जो ईशान किशन नाराज हुए थे, तो नाराजगी मुझे कहीं ना कहीं वैलिड लगती है, क्योंकि उसके पहले एशिया कप हुआ था और ईशान किशन ने जैसी बैटिंग की थी, मुझे लगा कि बहुत मैच्योर, बहुत इवॉल्व होके वो खेल रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने वाकई हार्ड वर्क किया था, और उसके बावजूद उस तरह से उनको आपने डॉज कर दिया, मतलब केएल राहुल को अचानक से, जो कि रेगुलर टेस्ट में कभी विकेट कीपर नहीं थे, उनको विकेट कीपिंग करा दी। ईशान से रोहित नाराज है, ये बात समझ में आती है, लेकिन ईशान के पास भी तो वैलिड पॉइंट था नाराज होने का। तो उनको लेना चाहिए। ऐसा कोई उनका मिसकंडक्ट नहीं है कि उन्होंने कि कोई ऐसा गलत काम किया हो। अगर उन्होंने टीम को छोड़ा भी था तो बता के गए थे कि मैं छुट्टी लेना चाहता हूं, जब मेरी 11 में जगह नहीं बन रही है और आपके पास दूसरे विकेट कीपर कोना भरत यहाँ पे हैं भी, तो मैं छुट्टी लेना चाहता हूं। मेरे हिसाब से तो वो फर्स्ट चॉइस कंटेंडर होने चाहिए। उनमें जिस तरीके का एग्रेशन है, जो उनमें शांति है, जो उनमें सस्टेनेबिलिटी है, जिस तरीके की उनका बल्ला चलता है, जिस तरीके का उनका बल्ले का फ्लो है और जिस तरीके का विकेट कीपिंग करते हैं और जिस तरीके से वो टीम मैनेजमेंट और टीम के बीच में घुल मिल जाते हैं। राहुल द्रविड़ को भी ईगो को अपने साइड में डालना चाहिए, ईशान किशन को भी अपने ईगो को साइड में डालना चाहिए। और अगर रोहित और राहुल द्रविड़ सिलेक्टर के पास जाकर ये कहते हैं कि हमको ईशान किशन की जरूरत है, तो मुझे नहीं लगता सिलेक्टर को कोई भी तकलीफ होगी। ये तीन में से तीन में से कोई दो जो है, वो अगर 19-20 भी होगा, अगर कोई इन तीनों के अलावा कोई चौथा कंटेंडर होगा जिनने थोड़ा ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा, तो उसकी जगह इन तीन में से किसी को चुना जाएगा। नमस्कार, एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इस समय आईपीएल चल रहा है और हम सब देख रहे हैं कि इस आईपीएल के बेस पे टीम इंडिया कैसी बन सकती है। तो आज का जो डिस्कशन होगा वो विकेट कीपर के इर्द गिर्द होगा कि विकेट कीपिंग के स्लॉट के लिए कौन कौन से कंटेंडर हैं। वीडियो आगे करेंगे, अभिषेक से डिस्कशन करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो अभिषेक, जितने भी मैच हुए आईपीएल के, और विकेट कीपर की जगह एक ऐसी है जो सबकी नजरें हैं कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, तो आपका क्या टेक है इस पे? देखिए, ऐसा लग रहा था कि ऋषभ पंत जब वापसी कर रहे हैं और वो T20 आईपीएल खेल रहे हैं, तो उनकी T20 वर्ल्ड कप की राह बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने शुरुआती 2 मैचों में परफॉर्मेंस किया है, उससे उनका कोई फ्री फ्लो या फ्री रास्ता नहीं होने वाला है। और आप एक चीज और देखें कि एक तरफ केएल राहुल हैं। केएल राहुल ने लास्ट ईयर जब वो उतरे थे, तब उन्होंने कोई भी विकेट कीपिंग नहीं करी थी जब तक वो चोटिल नहीं हुए थे। आईपीएल में जब वो आए थे तो विकेट कीपिंग या तो क्विंटन डिकॉक कर रहे थे। जब काइल मेयर्स खेल रहे थे तो तब क्विंटन डिकॉक शुरुआत के कुछ मैचों में नहीं जुड़े थे, तो काइल मेयर्स ओपनिंग कर रहे थे केएल के साथ, और नीचे निकोलस पूरन थे। निकोलस पूरन ने कीपिंग की। जब क्विंटन आ गया तो क्विंटन ने कीपिंग करी। उसके बाद केएल राहुल चोटिल भी हो गए थे, केएल राहुल चले गए थे। लेकिन केएल राहुल अगर पूरा आईपीएल खेलते भी पिछली बार, तो उन्हें विकेट कीपिंग नहीं करनी थी, क्योंकि उसके बाद कोई भी वनडे वर्ल्ड कप होना था, T20 वर्ल्ड कप नहीं होना था। तो इस बार क्विंटन डिकॉक के होने के बावजूद, निकोलस पूरन के होने के बावजूद, और जबकि ये चोटिल थे, केएल राहुल चोट के बाद वापसी किए, उसके बावजूद केएल राहुल विकेट कीपिंग कर रहे हैं, तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं है कि अगर वो T20 वर्ल्ड कप जा सकते हैं, या उनको शायद टीम मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया है कि अगर वो T20 वर्ल्ड कप के वो आप दावेदार हैं, लेकिन दावेदार तभी हैं कि आप जो है विकेट कीपिंग करेंगे, आप बल्लेबाजी विकेट कीपिंग के साथ अच्छे रन बनाएंगे, तो आप T20 वर्ल्ड कप में जा सकते हैं। इसका मतलब है उनके पीछे बैकअप है। तो इसीलिए उन्होंने निकोलस पूरन और क्विंटन डिकॉक के बावजूद विकेट कीपिंग करने का फैसला किया। बिल्कुल अभिषेक, और अभी तक जो परफॉर्मेंस हुआ है उसमें देखते हैं
कि विकेट कीपर्स के जो कंटेंडर हैं उसमें सबसे आगे संजू सैमसन चल रहे हैं, 2 मैचों में 97 रन्स बना चुके हैं वो। उसके बाद नंबर 2 पे देखते हैं दिनेश कार्तिक हैं, 2 मैचों में 66 रन्स है, फिर अनुज रावत है, 2 मैचों में 59 रन्स है। बाकी जो विकेट ऋषभ पंत काफ़ी पीछे है, 2 मैचों में 28 रन्स है। तो मतलब परफॉर्मेंस तो अभी तक जो है उस तरह से नहीं आया जिस तरह से बहुत लोगों ने एक्सपेक्ट करी थी। केएल राहुल के जो बैटिंग है पिछले मैच में वो स्ट्राइक रेट का इश्यू था उनके साथ, मतलब जिस तरह से टारगेट को चेज़ करना था उस तरह से इनिंग को बिल्ड नहीं कर पाए थे। तो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग हो गया है इस बार जो कि विकेट कीपिंग की जो रेस है। आखिरकार जब सेलेक्टर बैठेंगे, मान लीजिए 5-6 मैच पूरा आईपीएल तो इंतज़ार नहीं करेंगे विकेट कीपर कौन होगा ये तय करने के लिए, क्योंकि आईपीएल 26 मई को खत्म होने जा रहा है। तो मेरे ख्याल से अप्रैल में कहीं आकर के वो मन बना लेंगे कि विकेट कीपर पहला कौन होगा, दूसरा कौन होगा। तो सेलेक्टर्स के मन में क्राइटेरिया क्या होगा जब वो विकेट कीपर को देखने के लिए बैठेंगे? देखिए, सिलेक्टर्स के मन में क्राइटेरिया यही होगा कि जो 5वें, 6ठे, 7वें नंबर पे बैटिंग कर सकता हो और जो 150 या 200 के स्ट्राइक रेट से रन बना सकता हो। क्योंकि टी20 की बात करें तो आपने देखा होगा टी20 क्रिकेट में ही सबसे ज़्यादा कैच छूटते हैं। टी20 क्रिकेट में ही विकेट कीपर के पास सबसे कम गेंद आती है। 120 गेंद का मैच रहता है, जिसमें 80-90 गेंदें जो होती हैं वो बल्ले से हिट करती हैं। 90 से 100 गेंदें, मतलब मैक्सिमम प्लेयर हर गेंद को हिट करना चाहता है। तो कुछ ही गेंदें पीछे विकेट कीपर के पास आती। तो विकेट कीपिंग उतना बढ़िया क्राइटेरिया नहीं होता है। विकेट कीपिंग के साथ जो ज़्यादा रन, ज़्यादा बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ रन बना सके और उस सिचुएशन को संभाल सके, क्योंकि जिस समय वो उतरता है उस समय या तो आपके पास ज़्यादा बॉलों में कम रन होते हैं या फिर कम बॉलों में बहुत ज़्यादा रन बनाते होते हैं। सिचुएशन डिफिकल्ट होती है, मैच फिनिशर की ज़रूरत होती है, वहाँ पे होती है, क्योंकि आपका पास अभी ऊपर का स्लॉट खाली नहीं है आपके पास। तो ऊपर के स्लॉट के लिए आपके पास बल्लेबाज हैं। अगर ऊपर या तो विराट कोहली अगर आएँगे तो विराट कोहली या तो ओपनिंग में खेलेंगे रोहित शर्मा के साथ, या तो वन डाउन उतरेंगे और आपके पास सूर्य कुमार यादव फिट हो जाएँगे तो सेकंड डाउन, वन डाउन या सेकंड डाउन में से वो उतरेंगे। उसके बाद आपके पास हार्दिक है और उसके बाद आपके पास हार्दिक हो गया, फिर विकेट कीपर का नंबर आएगा। तो वहाँ पे विकेट कीपर को आपको ज़रूरत होगी, या आप जडेजा को ऊपर करोगे या विकेट कीपर को नीचे करोगे। तो इस पोजीशन पे खेलने के लिए आपको एक तरीके से मैच फिनिशर की भूमिका के लिए चाहिए होगा। ऊपरी क्रम के लिए अगर चाहिए होता तो ईशान किशन आपके लिए बेस्ट अवेलेबिलिटी होते, लेकिन ईशान किशन का मामला ही बिल्कुल उल्टा-पल्टा हो गया है। अभी उस दिन शायद जैसा के साथ वो उनकी एक फ़ोटो आई थी, तो शायद कुछ मामला सलटे है, लेकिन फिलहाल तो उनका मामला अभी उल्टा ही पुल्टा है, क्योंकि टीम मैनेजमेंट और जो मेरी जानकारी टीम मैनेजमेंट के साथ-साथ चयनकर्ताओं ने भी उनकी शिकायत की है। तो अभिषेक, लेकिन जो विकेट कीपर जिन नामों पे हमने चर्चा की, एक-एक नाम पे जाएँगे बाद में, लेकिन देखते हैं कि ज़्यादातर इनमें से जो है ये टॉप ऑर्डर में ही या टॉप 4 में एटलीस्ट जो है खेल रहे हैं। तो जब और हम सब जान रहे हैं कि अभी जो विकेट कीपर की जो स्लॉट अभी जो ज़रूरत पड़ रही है वो नीचे है, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 पे, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 ऐसे पोज़ीशन पे विकेट कीपर चाहिए होगा। तो ये जो राहुल का ऑडिशन चल रहा है या सैमसन का ऑडिशन चल रहा है, कितना कारगर होगा, क्योंकि ये लोग तो टॉप 4 में बैटिंग कर रहे हैं? देखिए, अब वो प्रॉब्लम वही है कि देखिए आप ऊपर खेलते हो तो रन ज़्यादा बनते हैं। तो और आप इसमें से कैप्टन भी हो, केएल राहुल कैप्टन है, संजू सैमसन कैप्टन है। तो केएल राहुल अगर अपनी टीम के लिए 6ठे नंबर पे बल्लेबाजी करेंगे तो उनकी बल्लेबाजी ही शायद ना आए। बिल्कुल। और अगर बल्लेबाजी आएगी तो वो 20 रन बनाएँगे, तो फिर वो कैसे कंटेंडर में होंगे? ठीक है? संजू सैमसन अगर ध्रुव जुरैल की जगह उतरेंगे तो उनसे बनेंगे 30 रन, तो वो कंटेंडर कैसे होंगे? तो वो तो ऊपर जाके ओपनिंग में या वन डाउन में ही रन बना पाएँगे ज़्यादा से ज़्यादा रन, तभी तो वो कंटेंडर बनेंगे। तो ये एक परफेक्ट स्ट्रेटजी है और उनकी टीम की ज़रूरत भी है, ऐसा नहीं है। और जिन फ्रेंचाइज़ियों ने हज़ारों करोड़ रुपया लगाया है, वो इतना भी लीनिएंट नहीं हो जाएँगी कि आपकी टी20 वर्ल्ड कप की जगह टी20 वर्ल्ड कप में जगह बनाने के लिए अपनी टीम का कॉम्बिनेशन बिगाड़ दें। तो उन्हें अपनी टीम का कॉम्बिनेशन तो रखना ही रखना है, साथ में ये देखना है कि आप कैप्टन हैं तो आप इतना फैसला कर सकते हैं कि आपको कीपिंग करनी है कि नहीं करनी है।
लेकिन आप तीसरे नंबर की जगह 8वें नंबर पे 5वें नंबर पे उतरेंगे क्योंकि आपकी टीम इंडिया में जगह 5वें नंबर पे बन रही है। ये नहीं हो पाएगा क्योंकि फ्रेंचाइजी में कोच भी होते हैं, सहायक कोच भी होते हैं, मेंटर भी होते हैं, मालिक भी होते हैं, तो आपको इतनी खुली छूट नहीं मिलती है। अब एक-एक नाम पे विचार कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो अभी जो विकेट कीपर में जिसने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं, वो है संजू सैमसन, राजस्थान के कप्तान। 2 मैच में 97 रन, 97 रन्स, 146 करीब 147 की स्ट्राइक रेट है इनकी। 6 चौके, 6 छक्के लगा चुके हैं। तो संजू सैमसन से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इनकी दावेदारी कैसी दिखती है आपको? क्योंकि लगता है इस सीज़न में कंसिस्टेंटली ठीक-ठाक परफॉर्मेंस कर ले जाएँगे, ऐसा लग रहा है। मुझे लगता है अगर संजू सैमसन अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन वही प्रॉब्लम है, संजू सैमसन ने मध्य क्रम में बल्लेबाजी की नहीं है। हमको अगर संजू सैमसन को टीम में नहीं रखा जाएगा, तो सिलेक्टर के पास सिर्फ एक दांव चाहिए होगा कि हमको 5वें या 6ठे नंबर की ज़रूरत है विकेट कीपर की, उसमें आप शूट नहीं करते। लेकिन संजू सैमसन 2 विकेट कीपर अगर जाएँगे, तो अगर इसी तरीके रन बनाते हैं, तो उसमें से एक ज़रूर होंगे, भले ही फर्स्ट प्रायोरिटी ना हो, लेकिन सेकंड प्रायोरिटी ज़रूर होंगे। संजू सैमसन के बाद सरप्राइजिंग रूप से नंबर 2 पे अभी चल रहे हैं दिनेश कार्तिक और जिस जगह पे अभी टीम इंडिया को ज़रूरत है, उसी जगह पे ये खेलते भी हैं और 183 के स्ट्राइक रेट से रन भी बनाए हैं, कमेंट्री भी करते हैं पार्ट टाइम में और बहुत कुछ करते हैं, एक्सपर्ट भी हैं। दिनेश कार्तिक पहले तो ये बताओ भाई कि ये हर साल ये वर्ल्ड कप सीज़न में दिनेश कार्तिक के बल्ले में आग क्यों लग जाती है और टीम में आके क्या करते हैं तो खैर हमने देखा ही है। कार्तिक की कितनी रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी है कि ये टीम इंडिया में आ सकता है? जी, मेरे हिसाब से ज़ीरो ज़ीरो पॉसिबिलिटीज़ है क्योंकि शायद वो इनका आईपीएल भी ये लास्ट सीज़न है, इसके बाद वो आईपीएल भी नहीं खेलेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि वो भले ही 5 शतक भी मार दें, फिर भी उनको टीम में नहीं रखना चाहिए क्योंकि उनका जब भी उनको आईपीएल के आधार पे टी20 वर्ल्ड कप में रखा गया या वनडे वर्ल्ड कप में रखा गया है, 2019 वर्ल्ड कप में भी उन्हें इसी आधार पे रखा गया था। उसके बाद भी वो अचानक आईपीएल में परफॉर्मेंस करके भारतीय टीम में आ जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई भी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं कि कुछ परफॉर्मेंस को आपको इग्नोर भी करना पड़ेगा। चलिए कार्तिक के बाद देखते हैं अगला नाम जो नज़र आ रहा है अभिषेक, वो है अनुज रावत और अनुज रावत ने पहले मैच में अच्छी बैटिंग की, दूसरे मैच में वो चले नहीं, 2 मैच में 59 रन्स, इनका कोई आउटसाइड चांस बन सकता है? मुझे नहीं लगता कि डायरेक्ट आपको वर्ल्ड कप में टीम में डाल दिया जाएगा। ध्रुव जुरैल की बात अलग है क्योंकि वो इंडिया के लिए खेल चुके हैं। उन्होंने अभी टेस्ट खेला है, तो वो डायरेक्ट उनका पदार्पण वहाँ नहीं होगा कि वर्ल्ड कप क्योंकि उन्हें और उन पे जो है टीम मैनेजमेंट का विश्वास भी है। मुझे नहीं लगता कि हाँ, अनुज रावत भविष्य में आगे आ सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं लगता कि आईपीएल का परफॉर्मेंस के साथ सीधे वर्ल्ड कप में उनको लिया जाएगा। बाकी सिलेक्टर के ऊपर है या और वो ऐसा कुछ बेहतरीन परफॉर्मेंस कर दें, सारे विकेट कीपर में वो नंबर 1 हो जाएँ, संजू सैमसन, केएल राहुल सबको पछाड़ दें, 1-2 सेंचुरी मार दें। हालाँकि उन्होंने एक इनिंग बहुत अच्छी खेली थी, तब भले उनका चांस मिल सकता है। उसके बाद आते हैं अपने मिस्ट्री कीपर केएल राहुल। मिस्ट्री कीपर इसलिए कह रहा हूँ कि ये कीपिंग कप जैसा अभी आपने एक्सप्लेन किया कि पिछले साल भी वर्ल्ड कप था, ओडीआई वर्ल्ड कप था, लेकिन तब वो एज ए बैटर खेल रहे थे। वो श्योर थे कि मेरी जगह बन जाएगी, कीपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब चोट के बावजूद भी कीपिंग कर रहे हैं और किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि भैया सेलेक्टर्स को इम्प्रेस कर सकें। राहुल मुझे ऐसा लगता है कि वो फर्स्ट या सेकंड चॉइस में कहीं न कहीं आ जाएँगे। आपको क्या लगता है कि राहुल जो कि हर साल 500-600 रन तो वो बना ही देते हैं आईपीएल में। राहुल के कितने चांसेस बन रहे हैं? राहुल का क्या रोल बनेगा? क्या वो टीम में आएँगे? लेकिन कुछ खबरें ये भी आई थी कि राहुल को मना किया गया है कि शुरुआत में आप विकेट कीपिंग नहीं करनी है, एमसीए से शायद मना किया। लेकिन वो विकेट कीपिंग कर रहे हैं, शुरुआती मैचों में विकेट कीपिंग कर रहे हैं, तो उन्हें पता है कि वो बल्कि उनकी चोट भी इतनी मिस्टीरियस थी कि वो एनसीए में लोग पकड़ नहीं पाए थे, फिर वो उसको पकड़ाने के लिए इंग्लैंड गए थे। फिर वो वहाँ पकड़ में जिसके चक्कर में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच नहीं खेले, इतनी ज़्यादा चोट हो गई थी। फिर उनको एक उन्होंने आईपीएल का चूरन खाया और वो मिस्ट्री चोट पकड़ में आई इंग्लैंड में, फिर वो एनसीए में आए, तब तक सीरीज खत्म हो चुकी थी, फिर वो ठीक हो गए, अब वो आईपीएल में विकेट कीपिंग करने लायक हो गए। आप देख कितनी अच्छी दवाई होगी वो, उस दवाई का उन्होंने सेवन किया, बाकी प्लेयर्स को भी ऐसा सेवन करना चाहिए जिससे वो
तुरंत आईपीएल खेल पाए और उसमें विकेट कीपिंग भी कर पाए। देखिए, और आप जो केएल राहुल के सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, केएल राहुल के बारे में मैं कई बार कह चुका हूँ, फिर वही बात दोहराऊंगा। केएल राहुल में एक अद्भुत प्रतिभा है, वो अद्भुत प्रतिभा के धनी है। उनका सिलेक्शन किसी भी तरीके से हो सकता है। अगर उनके सिलेक्शन के बाद ईशान किशन वाला इतना बड़ा विवाद बीसीसीआई झेलने को तैयार है, ईशान किशन को कॉन्ट्रैक्ट चला गया, केएल राहुल का कुछ नहीं बिगड़ा, तो आप उनकी प्रतिभा के बारे में जान सकते हैं। श्रेयस अय्यर का कॉन्ट्रैक्ट चला गया, केएल राहुल का कुछ नहीं बिगड़ा। और ये विवाद शुरू ही हुआ था कि केएल राहुल को अगर साउथ अफ्रीका में विकेट कीपिंग नहीं कराई जाती, ईशान से विकेट कीपिंग कराई जाती, तो ना ईशान वहां से छोड़ के भागते, ना ईशान का विवाद होता, ना ईशान का कॉन्ट्रैक्ट बाहर होता, ना ईशान जाके वहां हार्दिक पांड्या के साथ प्रैक्टिस करते, क्योंकि वो यहाँ खेल रहे होते। तो विवाद ही शुरू हुआ। लेकिन फायदे में कौन है? केएल राहुल। केएल राहुल का मन किया कि अब मैं साउथ अफ्रीका में विकेट कीपिंग करूंगा, केएल राहुल ने की, नए पैड ऐड मंगाए। अब वो सफेद पैड दुनिया में कब यूज होंगे? वो ऐसे ही स्वर्ग चले जाएंगे, सफेद पैड, सफेद ग्लव्स, पता नहीं विकेट कीपिंग ग्लव्स। अब आप उस दिन हम लोग एक शो करेंगे, 2-3 घंटे का लाइव शो करेंगे, जिस दिन केएल राहुल दोबारा टेस्ट में विकेट कीपिंग करेंगे। ऐसा मौका आएगा? पता नहीं है, वो हो सकता है कि फिर ऐसा सिलेक्शन का कोई प्रोसेस पड़े कि केएल राहुल की जगह न बन रही हो, उनको फिर विकेट कीपर बना के दस्ताने पहन के उतारा जाए। तो अब इसे आगे कंटेंडर पे बात करेंगे, लेकिन फिर से मैं उस साउथ अफ्रीका पे लौटना चाहूंगा। उस समय जो ईशान किशन नाराज हुए थे, तो नाराजगी मुझे कहीं ना कहीं वैलिड लगती है, क्योंकि उसके पहले एशिया कप हुआ था और ईशान किशन ने जैसी बैटिंग की थी, मुझे लगा कि बहुत मैच्योर, बहुत इवॉल्व होके वो खेल रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने वाकई हार्ड वर्क किया था, और उसके बावजूद उस तरह से उनको आपने डॉज कर दिया, मतलब केएल राहुल को अचानक से, जो कि रेगुलर टेस्ट में कभी विकेट कीपर नहीं थे, उनको विकेट कीपिंग करा दी। ईशान से रोहित नाराज है, ये बात समझ में आती है, लेकिन ईशान के पास भी तो वैलिड पॉइंट था नाराज होने का। देखिए, मेरी अभी एक बीसीसीआई के टॉप ऑफिशियल से बात हुई तो हम लोग ऐसे वॉक कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि ईशान का फैसला ठीक था, ईशान और श्रेयस वाला। मैंने कहा फैसला तो ठीक था, लेकिन क्या आपके पास प्रॉपर जानकारी आई नीचे तक? क्या जो जानकारी आपको दी गई वो सही जानकारी दी गई? तो उन्होंने कहा कि ये तो पॉलिसी डिसीजन था। अगरकर या सिलेक्टर ने जो बातें हमको बताई, उन्होंने कहा सिलेक्टर ने कि कॉन्ट्रैक्ट से उन्हें बाहर करना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट देना या ना देना ये सिलेक्टर्स का फैसला होता है, वो बताते हैं। तो अगरकर ने और सिलेक्टर्स, बाकी सिलेक्टर्स ने हम लोगों को एक भेजा कि ये जो है मिसकंडक्ट है और इनको कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करना चाहिए, तो ये पॉलिसी डिसीजन था, हमने कर दिया। तो मैंने कहा कि आपको तो एक बार डायरेक्ट उनसे बात करनी चाहिए, ईशान से, क्योंकि ईशान की भी तो राय लेनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन वो उतने कन्विंस थे, सिलेक्टर्स या टीम मैनेजमेंट की तरफ से जो चीजें बीसीसीआई तक पहुंचाई गई थी, उसमें वो इतने कन्विंस थे उन बातों से कि उनको ईशान की बातों पे या जो बात पे उतना भरोसा नहीं था, या जो मेरा पक्ष था, जो मैं सोच रहा था, जो मैंने उन्हें बताया, तो वो शायद उनको सिलेक्टर और उनकी बातों पे शायद ऐसी कुछ बातें उनको बताई गई होंगी। उन्होंने खुल के तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने बताया कि जितनी जानकारी मुझे मिली उस हिसाब से हम लोगों ने पॉलिसी के डिसीजन पे मोहर लगाई है, जो सिलेक्टर्स ने हमको रिपोर्ट भेजी थी। बिल्कुल। तो ईशान के जो साथ सेलेक्टर वाला ये सब इशू हुआ, उसको 1 मिनट के लिए साइड भी रखते हैं, और ईशान मान लीजिए काफ़ी अच्छा खेलते हैं आईपीएल में, और रोहित के साथ ओपनिंग कर रहे हैं। पिछले मैच में भी काफ़ी तगड़े शॉट्स लगाए ईशान ने, और इसको रेगुलरली वो आगे भी कायम रखते हैं। तो कितना आउटसाइड चांस बनता है कि यहाँ से रोहित शर्मा या टीम मैनेजमेंट या बीसीसीआई या सेलेक्टर्स एक बार फिर से ईशान को कंसीडर करें वर्ल्ड कप के लिए? मुझे लगता है लेना चाहिए। अगर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो उनको लेना चाहिए। ऐसा कोई उनका मिसकंडक्ट नहीं है कि उन्होंने कि कोई ऐसा गलत काम किया हो। अगर उन्होंने टीम को छोड़ा भी था तो बता के गए थे कि मैं छुट्टी लेना चाहता हूं, जब मेरी 11 में जगह नहीं बन रही है, और आपके पास दूसरे विकेट कीपर कोना भरत यहाँ पे हैं भी, तो
तो मैं छुट्टी लेना चाहता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मिसकंडक्ट उन्होंने किया है। उन्होंने भले ही एक तरीके से ईगो क्लैश में वो फँस गए, तो ईगो क्लैश के चक्कर में भारतीय टीम का नुकसान नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, रोहित को भी अपने ईगो को साइड में डालना चाहिए, राहुल द्रविड़ को भी ईगो को अपने साइड में डालना चाहिए, ईशान किशन को भी अपने ईगो को साइड में डालना चाहिए। और अगर रोहित और राहुल द्रविड़ सिलेक्टर के पास जाकर ये कहते हैं कि हमको ईशान किशन की जरूरत है, तो मुझे नहीं लगता सिलेक्टर को कोई भी तकलीफ होगी ईशान किशन को 15 में डालने में। चलिए, अब लास्ट 2 कंटेंडर और बहुत जरूरी नाम है इन पे डिस्कस करना, एक ध्रुव जुरैल और एक अपने ऋषभ पंत। तो ध्रुव जुरैल को अभी लास्ट में ही मौका मिल रहा है, नीचे मिल रहा है। पहले तो हम लोगों ने ये आशंका जताई थी कि पता नहीं उनको संजू सैमसन मौका देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन सैमसन ने उनको मौका भी दिया, सैमसन अच्छा भी खेल रहे हैं। इस मामले में सैमसन ने तो सही काम किया है। तो ध्रुव जुरैल पे पहले बात करते हैं, अभिषेक टेस्ट सीरीज में बहुत जबरदस्त बैटिंग की, जितना मौका मिल रहा है उनको आईपीएल में उसके हिसाब से उन्होंने ठीक-ठाक ही बैटिंग किया, हालांकि कीपिंग नहीं कर रहे हैं। ध्रुव जुरैल का सेकंड चॉइस विकेट कीपर के तौर पे भी आने का कितना चांस बनता है अगर सीजन उनके लिए ठीक-ठाक गुजरता है तो? मेरे हिसाब से तो वो फर्स्ट चॉइस कंटेंडर होना चाहिए। उनमें जिस तरीके का एग्रेशन है, जो उनमें शांति है, जो उनमें सस्टेनेबिलिटी है, जिस तरीके की उनका बल्ला चलता है, जिस तरीके के उनका बल्ले का फ्लो है और जिस तरीके का विकेट कीपिंग करते हैं और जिस तरीके से वो टीम मैनेजमेंट और टीम के बीच में घुल-मिल जाते हैं, इस समय के वो परफेक्ट चॉइस है। और जितना उनको आईपीएल में मौका मिल रहा है, वो बहुत तेजी से रन बना रहे हैं। कल जो अभी लास्ट मैच हुआ, उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा खेला, वो आउट हो गए। अगर वो आउट ना होते, तो वो 40-50 के पास भी पहुँच सकते थे। तो कुल मिला के जो जिस पोजीशन में वो खेलते हैं, वहाँ पे आपको 30 से 40 रन की ज़रूरत होती है। वो उसी पोजीशन पे खेल रहे हैं, जिस पोजीशन पे आपको रन बनाने की ज़रूरत है। आपको जिस पोजीशन पे टीम इंडिया को चाहिए, उसी पोजीशन के लिए वो राजस्थान रॉयल्स में खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपके फर्स्ट चॉइस कंटेंडर वो होने चाहिए, अगर ऋषभ पंत आपके फर्स्ट चॉइस कंटेंडर नहीं है तो। चलिए, अब आ जाते हैं ऋषभ पंत पे ही, जिसको कहते हैं अभी एलिफेंट इन द रूम, सबसे बड़ा मुद्दा जिसको डिस्कस करने की जरूरत है। ऋषभ पंत फील्ड पे आ गए, बहुत खुशी की बात है, फिट भी नजर आ रहे हैं, लेकिन उनका बल्ला नहीं चल रहा है और शॉट्स उस तरह से लग नहीं रहे हैं। तो रस्टी है, जाहिर है 1.5 साल के बाद वो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेल रहे हैं। ऋषभ पंत अगर 2-3 अच्छी इनिंग्स भी खेल लेते हैं इस पूरे आईपीएल में और फिटनेस उनकी प्रूव हो जाती है कि वो विकेट कीपिंग कर सकते हैं, तो फिर ऋषभ पंत कितना परसेंट श्योर माना जाए कि अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाते हैं कि 2-3 अच्छी इनिंग खेल रहे हैं और फिटनेस पूरी तरह से अच्छी रहे, कितना परसेंट चांस ऋषभ पंत को आप देते हैं कि ये वर्ल्ड कप टीम में आ जाएंगे? आपने ऋषभ पंत के बारे में जो पूछा, देखिए भारत बहुत इमोशनल देश है। यहाँ पे इमोशंस सब पर हावी हो जाते हैं। हमारे यहाँ जब भी कोई व्यक्ति जाता है, तो वो सबसे अच्छा हो जाता है। ऋषभ पंत के साथ इमोशन पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से उनका एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद वो वापस आए, उन्होंने सर्वाइवल किया, उसके बाद वो मैदान पे उतरे, ये एक अद्भुत जर्नी है। ऐसी जर्नी शायद ही किसी के साथ हो और मुझे भी नहीं लगता था कि वो इतनी जल्दी वापसी करेंगे। हालाँकि मैंने कहा था साल 1.5 साल बाद वापसी करेंगे, साल 1.5 साल बाद ही उन्होंने वापसी की, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि वो जिस तरीके से वॉक कर रहे थे, जिस तरीके से उनके वीडियो आ रहे थे, जिस तरीके से वो बल्ला पकड़ रहे थे, कि वो शायद आईपीएल में खेल पाएँ। मुझे भी लग रहा था इम्पैक्ट प्लेयर या सिर्फ टीम मैनेजमेंट या टीम ब्रांडिंग के लिए उनको रखा गया है। लेकिन उन्होंने उतरे, कीपिंग की, वो पूरे 40 ओवर वो मैदान पे डटे हैं, बल्लेबाजी कर रहे हैं। भले ही उनका स्ट्राइक रेट उतना अच्छा अभी नहीं गया हो, लेकिन ऋषभ पंत, केएल राहुल और ध्रुवचंद जुरैल, ये 3 जो सिलेक्टर जो हैं, ये तीनों इनके निशाने पे हैं। निशाने इन द सेंस पॉजिटिव निशाने पे हैं। ये 3 में से 3 अगर रन 3 में से कोई 2 जो है, वो अगर 19-20 भी होगा, अगर कोई इन तीनों के अलावा कोई चौथा कंटेंडर होगा जिनने थोड़ा ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा, तो उसकी जगह इन 3 में से किसी को चुना जाएगा। तो उसमें ऋषभ पंत सबसे ऊपर होंगे। अगर ऋषभ पंत ने 2-3 भी अच्छे 50 मार दिए, तो उनके साथ इमोशन है, उनके साथ पास्ट है, उनके साथ फ्यूचर है और उनकी टीम बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है फर्स्ट चॉइस वो होंगे, सेकंड चॉइस केएल राहुल होंगे, थर्ड चॉइस ध्रुवचंद जुरैल होंगे। अब इन तीनों में से कोई अच्छा परफॉर्मेंस करता, मेरे लिए फर्स्ट चॉइस ध्रुवचंद जुरैल है, लेकिन सिलेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। सिलेक्टर के लिए फर्स्ट चॉइस अगर 250 अच्छे रन रेट से मारी हैं
इन तीनों ने, तो उसमें फर्स्ट चॉइस होंगे ऋषभ पंत, सेकंड चॉइस होंगे केएल राहुल, थर्ड चॉइस होंगे ध्रुवचंद जुरेल, क्योंकि ध्रुवचंद जुरेल का कोई बैकअप नहीं। और इन तीनों का तो मेन हो गया, और थोड़ा-सा आउटसाइड चांस शायद हम लोग संजू सैमसन और ईशान किशन के लिए भी रख सकते हैं। हाँ, संजू सैमसन को अभूतपूर्व प्रदर्शन करना पड़ेगा। इन लोगों को मिनिमम प्रदर्शन, ये मिनिमम वेज अवार्ड वाले हैं, वो मैक्सिमम वेज अवार्ड वाले हैं, तो इनको मिनिमम काम करना पड़ेगा। वो अगर मैक्सिमम करेंगे, देखिए आप कुछ ऐसा प्रदर्शन कर लो कि आपको कोई रोक ही ना पाए, तो संजू सैमसन को कुछ वैसा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। आपने जितेश शर्मा को अभी चेक नहीं किया है, हाँ, वो जितेंद्र भी शर्मा एक का नाम भी नहीं कंटेंडर लिया। बीच में एक वो कंटेंडर वो भी आए थे। हालांकि ऋषभ पंत और केएल राहुल और ये ध्रुवचंद जुरैल और संजू सैमसन के कारण जब आप ही जितेश शर्मा का नाम भूल गए, तो मुझे लगता है सिलेक्टर की याददाश्त तो और भी खराब होती है, वो भी भूल ही गए होंगे। जितेश का कितना चांस बन सकता है अगर वो ठीक-ठाक खेलते हैं तो? वही केएल राहुल ऊपर खेलते हैं, संजू सैमसन ऊपर खेलते हैं, ऋषभ पंत भी उतना नीचे नहीं खेल रहे हैं, जितेश शर्मा भी ऊपर नीचे दोनों जगह खेल सकते हैं, और ये भी खेल सकते हैं। लेकिन जब से जुरैल आ गए हैं, ऋषभ आ गए हैं, तो केएल आ गए हैं, संजू अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, तो जितेश के चांस तो वैसे-वैसे नीचे जा रहे हैं। मेन चीज़ है, मैंने पहले भी कहा था, आईपीएल से सारे फैसले आईपीएल से नहीं होंगे, लेकिन कुछ फैसले आईपीएल से होंगे। जैसे कुछ बॉलर आईपीएल से चुने जाएँगे, विकेट कीपर आईपीएल से चुने जाएँगे, और एक विराट कोहली के परफॉर्मेंस को आईपीएल से, और विराट कोहली की जगह जो खेलेगा उसके परफॉर्मेंस को आईपीएल से जज किया चुन के जाएगा। देखा। हाँ। चलिए, तो चलिए लोगों को बहुत आइडिया लग गया होगा कि विकेट कीपिंग की रेस में कौन आगे है और किसको क्या करना पड़ेगा। आपने वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत जल्दी अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होती है।